से तू उड़ जा अब तलाश में, परवाज़ देख परवाने की, आसमां भी सर उठाएगा। आएगा अपना टाइम आएगा, मेरे जैसा शाना लाला तुझे ना मिल पाएगा। ये शब्दों का ज्वाला मेरी बेड़ियां पिघलाएगा, जितना तूने बोया है तू उतना ही तो खाएगा। ऐसा मेरा ख्वाब है जो डर को भी सताएगा, जिंदा मेरा ख्वाब अब कैसे तू दफनाएगा। अब हौसले से जीने दे, अब खौफ नहीं है सीने में, हर रास्ते को चीरेंगे हम, कामयाबी छीनेंगे। सब कुछ मिला पसीने से, मतलब बना अब जीने में, क्यों? A very very warm welcome to all of you। आप सभी का मेरे दोस्त बहुत बहुत स्वागत है। आज से आप सबकी क्लास 12th की जर्नी शुरू होती है मेरे दोस्त। आप सब अब क्लास 12th में आ चुके हैं, तो अब आपकी क्लास 12th की क्लासेस शुरू होती हैं। तो देखो, ये जो क्लास है क्लास 12th मेरे दोस्त, ये हर स्टूडेंट की लाइफ में बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ईयर होता है। इम्पॉर्टेंट कहूँ या रेदर देन कहूँ, बहुत ही स्पेशल ईयर होता है, क्योंकि ये साल आपकी स्कूल लाइफ का आखिरी ईयर है। और मज़े की बात मैं आपको बताऊँ, जब आप 12वीं से स्कूल, जब एक साल बाद आप चले जाएंगे, तो आपको यही मोमेंट याद रहते हैं ज़िंदगी में। उसके बाद और कुछ याद नहीं रहते। ये जो स्पेशल मोमेंट होते हैं हमारी लाइफ में, क्या क्लास 12th के, स्कूल लाइफ के, ये बहुत ही ज़्यादा आप मिस करोगे 12वीं के बाद। तो अगर मैं आपको बताऊं, इस साल आपको मेरे दोस्त मेहनत तो करनी है, साथ में मज़े भी करने हैं। ये लाइफ का जीने वाला ईयर है, ये आपको यादगार बनाना है मेरे दोस्त। तो इस साल तो आपको कुछ ऐसा कर जाना है जो कि कोई सोचता भी नहीं है, वो आप लोग कर जाओगे। देखो, आपके माता पिता ये कहते होंगे, बच्चे 12वीं है, 12वीं में पढ़ ले, अच्छे नंबर ले आ, अच्छा कॉलेज मिल जाएगा, अच्छी नौकरी मिल जाएगी। तो कहीं ना कहीं मैं कहूँ, आपके पेरेंट्स मेरे दोस्त बिल्कुल सही बात कहते हैं। 12वीं एक बहुत ही इम्पोर्टेंट ईयर होता है आपकी लाइफ में। अब आप सब ना एक इतने मैच्योर, मैं समझूंगा आपको, क्योंकि अब आप 12वीं में आ चुके हैं। जब स्टूडेंट 12वीं में आ जाता है तो उसकी मैच्योरिटी लेवल अब पूरी तरह आप मैच्योर माने जाते हैं। तो जब आप मैच्योर हैं तो आप समझेंगे अब कि 12वीं क्लियर करने के बाद अब आप अपने स्कूल का जो कंफर्ट जोन होता है एक, उससे बाहर आ जाएंगे। तो ये आवश्यक है आपके लिए कि आप 12वीं में अगर अच्छे नंबर स्कोर करके किसी अच्छे कॉलेज में आपका एडमिशन होता है, तो आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा आगे आने वाली लाइफ के लिए। देखो, लाइफ में ना एक चीज़ बहुत ज़रूरी है, आपका स्वभाव कैसा होता है। आपका स्वभाव डिपेंड करता है कि आप लाइफ में किन लोगों के साथ रहते हो। हालांकि 12वीं में सारे दोस्त हमें पता है हमारे कैसे होते हैं, तो 12वीं के लिए मैं नहीं कह रहा, आगे जब आप जाओगे तो आपके दोस्त किस स्वभाव के हैं, जिन स्वभाव के दोस्तों के साथ आप रहते हो, तो आपका भी व्यक्तित्व वैसा बनता है। तो 12वीं के बाद अगर आप एक अच्छे कॉलेज में जाओगे, वहाँ पे अच्छे लोग होंगे, आपके जैसे टॉपर्स आएंगे, तो आपकी लाइफ का जो एक ग्रोथ होती है, जो मैं कहता हूँ एलिवेशन होता है, वो इंक्रीज होता है। खैर, मैं अपने एक दोस्त की बात बताऊं, मेरी तरह ही था 11वीं में। दोनों नालायक थे, पढ़ने लिखने में ठीक ठाक ही थे, ज़्यादा होशियार तो हम नहीं थे। हम अपना नॉर्मल दोस्तों यारों के साथ बैठने वाले व्यक्ति थे। लेकिन 12वीं में उसने पता नहीं क्या जोदागर की बूटी पी ली। जोदागर समझते हैं आप लोग? जोदागर मतलब जादूगर। पता नहीं कौन सी उसने बूटी पी ली ऐसी। 12वीं में उसने 94 मार्क्स स्कोर करे मेरे दोस्त। 90, जब मैं 12th में था तब की बात बता रहा हूँ, तब 94 95 में SRCC मिल जाता था। हालांकि आज तो 99 99.5 में मिलते हैं, तो तब 95% में मिल जाता था।
तो तब उसको हालांकि एसआरसीसी नहीं मिल पाया था, उसके 94 आए थे क्योंकि उसका 1 पॉइंट कुछ % से रह गया था। उसके बाद उसको वेंकटेश्वर कॉलेज मिला दिल्ली यूनिवर्सिटी का, दिल्ली यूनिवर्सिटी में है कॉलेज। अब वेंकी से उसने 3 साल पढ़ाई करी। 3 साल के बाद ही, क्योंकि जो ऐसे कॉलेजेस होते हैं ना, वहाँ पे ना कंपनीज आती हैं बड़ी बड़ी, तो अच्छी कंपनी आई KPMG, आपने गूगल पे सर्च करना KPMG, बड़ी अच्छी फर्म है KPMG, अकाउंटिंग टैक्सेशन प्रोफाइल की फर्म है ये, बिग 4 कहते हैं इन्हें हम। तो ये आई, इसमें उसका दाखिला हो गया और आज अच्छा खासा पैकेज अर्न कर रहा है। उसकी ज़्यादा कोई उम्र नहीं है और अच्छा खासा पैकेज है। तो डेफिनेटली आपको फ़ायदा होता है मेरे दोस्त, अगर आप 12वीं में अच्छा स्कोर करके अच्छे कॉलेज में आप दाखिला कराते हो। तो इस साल हमें पढ़ाई भी करनी है और मज़े भी पूरे करने हैं। मज़े में कमी नहीं रहेगी तो पढ़ाई में भी कमी नहीं रखेगी हम। बात क्लियर है? अच्छा, अब बड़ी सारी बातें हो गई 12वीं की। अब मैं कुछ बातें बताऊं थोड़ी पढ़ाई की। अब देखो, हम यहाँ पे आपके साथ आए हैं आपका एक पेपर डिस्कशन करने। अकाउंटेंसी का पेपर हम आपके साथ यहाँ पे हम आपको पढ़ाएंगे सेशन 2020-21 के लिए। सेशन 2020-21 के लिए हमारा अकाउंटेंसी का पेपर की क्लासेस हम आपको दे रहे हैं। अकाउंटेंसी आपकी 11वीं में देखो कैसी भी थी, चाहे आप नॉर्मल थे, ठीक ठाक थे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 12वीं में आप मेरे दोस्त ये जरूर कहेंगे क्लासें लेने के बाद कि अकाउंटेंसी से इजी सब्जेक्ट तो पूरी दुनिया में ही कोई नहीं है। अकाउंटेंसी ऐसा सब्जेक्ट है कि उससे ज़्यादा इजी तो मतलब कि कुछ है ही नहीं। भगवान श्री कृष्ण ने आशीर्वाद दे रखा है अकाउंटेंसी को, आपको पता है वाली बात? भगवान श्री कृष्ण का आशीर्वाद है। आप देखना चाहेंगे आशीर्वाद? ये देखो सर, ये आप क्या बना रहे हो? ये मेरे दोस्त हाथ है। हाथ किसका हाथ है? ये श्री कृष्णा का हाथ है। हाथ, हालांकि वो आशीर्वाद ऐसे होता है, हमने ऐसे दे दिया। ये हाथ है श्री कृष्णा का अकाउंटेंसी के ऊपर। इतना अच्छा सब्जेक्ट ये हमें आपके साथ पढ़ना है। तो अगर मैं आपको आपके सिलेबस की कुछ बातें बताऊं तो पहले आपको मैं वेटेज थोड़ी बता दूं। ये जो 100 मार्क्स का आपका पेपर है, आपका 100 मार्क्स के पेपर कैसे कैसे बोर्ड में आपके नंबर आते हैं, तो इसमें से 20 मार्क्स का तो आपका प्रैक्टिकल होता है। ठीक है, 20 मार्क्स का प्रैक्टिकल होगा। ये प्रैक्टिकल हालांकि स्कूल वाइज ना चेंज होते रहते हैं, किसी स्कूल में कोई बोला जाता है, किसी स्कूल में कोई बोला जाता है। अधिकतर इसके अंदर कॉम्प्रीहेंसिव का कुछ मैम प्रोजेक्ट देती है। कॉम्प्रीहेंसिव का, कॉम्प्रीहेंसिव मतलब होता है जर्नल, लेजर, ट्रायल बैलेंस, बैलेंस शीट, ये पूरा प्रोजेक्ट बनाना पड़ता है आपको। ठीक है, कॉम्प्रीहेंसिव 1 मिलता है, कॉम्प्रीहेंसिव 2, 2 प्रोजेक्ट मिलते हैं आपको 20 नंबर के लिए। और जो हम यहाँ पे आपके साथ डिस्कस करेंगे वो करेंगे आपका 80 मार्क्स का पेपर। ठीक है, 80 मार्क्स का जो आपका पेपर है ये आपका होगा बोर्ड का एग्जाम। बोर्ड 12वीं में बोर्ड होते हैं। पता नहीं 12वीं में बच्चा आता है तो उसको तो ऐसे डरा देते हैं, 12वीं में बोर्ड है, अच्छे से मेहनत करनी है, इस बार कुछ नहीं किया तो कुछ नहीं होगा। अरे तेरी ऐसी की तैसी, 12वीं है, ठीक है, क्या हो गया, 12वीं ही तो है। मेहनत भी करेंगे, मजे भी करेंगे, सीधी बात है, बराबर दोनों लेके चलेंगे। तो ये जो बोर्ड की एग्जाम है, अकाउंट्स का पेपर तो मेरे दोस्त है वेरी वेरी इजी, बहुत ही इजी है। आपने देखे होंगे हमारे स्टूडेंट के 97 मार्क्स आए हैं 2019 के एग्ज़ाम में, 18 के एग्ज़ाम में रेदर में बात करूँ तो 2017 में भी 60 के 96 मार्क्स आए हैं। हमारी क्लासेस से पहले आपने वीडियो देखी होगी। तो अकाउंट्स में स्कोर करना कोई मुश्किल कार्य नहीं है, कोई मुश्किल कार्य नहीं है मेरे दोस्त। तो बोर्ड एग्ज़ाम जो ये 80 मार्क्स का है, इसमें अगर मैं आपके सिलेबस की बात करूं तो ये सिलेबस देखो तो आपके सिलेबस में ना एक तो आपको पढ़नी है
पार्टनरशिप अकाउंट्स, पार्टनरशिप अकाउंट्स, ठीक, इसको थोड़ा मैं ऐसे लिखूं, पार्टनरशिप अकाउंट्स। पार्टनरशिप अकाउंट्स के बाद आपको मेरे साथ पढ़ना है एनपीओ अकाउंट्स, एनपीओ की अकाउंटिंग, ठीक है। फिर आपको मेरे साथ पढ़नी है कंपनी की अकाउंट्स, कंपनी के अकाउंट्स। और आपको जो चौथी चीज पढ़नी है वो है एनालिसिस ऑफ कंपनीज फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। देखो मेरे दोस्त, आप लोग ने 11वीं में अकाउंट्स पढ़ी है। अगर मैं आपसे कहूं 12वीं में ये आपकी 3 बुकें हैं, ठीक है। पहली बुक की अगर मैं बात करूं तो पहली बुक में ये 2 पोर्शन कवर्ड है, पार्टनरशिप और एनपीओ। ये आपकी फर्स्ट बुक हो गई, फर्स्ट बुक में ये कवर्ड है आपकी, ठीक है। सेकंड बुक है आपकी कंपनीज अकाउंट्स, जिसमें आपका शेयर कैपिटल चैप्टर है, डिबेंचर, रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर, ये 3 चैप्टर हैं आपके, ठीक है। ये आपकी है सेकंड बुक और ये है आपकी थर्ड बुक। ये 3 बुकें हैं आपकी। अब आप कहोगे क्या सिरदर्दी है, 12वीं में अच्छी खासी, 11वीं में 1 बुक थी, पता नहीं क्या क्या झंझट पड़ा, इतना पढ़ा रहे हैं 3-3 बुकें, इनकी ऐसी की तैसी। तो देखो, आपने जो 11वीं में अकाउंट्स बनाए वो आपको सिखाए गए कि एक बिजनेस के अकाउंट्स कैसे बनाए जाते हैं, एसेट, लायबिलिटीज, ट्रायल बैलेंस, जर्नल, लेजर, सब्सिडरीज बुक, उसके बाद बैलेंस शीट। तो अब ना आपको अलग अलग बिजनेस से रूबरू कराएंगे हम 12वीं में, क्योंकि अब आप 12वीं में आ चुके हो, अब आपको रियल लाइफ से इंटरेक्ट करना पड़ेगा। तो हम जो क्लासों में पढ़ाते हैं केवल किताबी बातें नहीं कराएंगे, रियल लाइफ बेस्ड आपको बातें बताएंगे। अच्छा, मैं आपको कहूं एक पार्टनरशिप फर्म और एक कंपनी में क्या फर्क है, एक फर्म और एक कंपनी में क्या फर्क है, आप क्या कहोगे? आप कहोगे क्या फर्क है, दोनों ही तो बिजनेस है, क्या फर्क होगा, एक फर्म और एक कंपनी में क्या फर्क है? अच्छा, मैं कहूं आपने कई दुकानों के नेम देखे होंगे, तो उसमें कहीं लिखा होगा हार्डवेयर की जो दुकानें होती हैं, राम एंड ब्रदर्स, कृष्णा लिमिटेड, रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड, जुबलीकेंट प्राइवेट लिमिटेड, पीवीटी एलटीडी आगे लिखा होता है। ये क्या है, ये नेम क्या होते हैं मेरे दोस्त? ये अलग अलग बिजनेसेस हैं। तो आप कहोगे क्या होते हैं ये अलग अलग बिजनेसेस? तो ये है हमारी 12वीं कक्षा। 12वीं कक्षा में आपको अकाउंट्स पढ़नी है, वही अकाउंट्स है, कोई दिक्कत नहीं है। पर अकाउंट्स ना थोड़ी अब हर बिजनेस के हिसाब से अलग अलग होती है। तो पता है, पार्टनरशिप बिजनेस अलग होता है, इसकी अकाउंट्स अलग बनेगी। एनपीओ क्या होता है? एनपीओ होते हैं मंदिर। आपको पता है मंदिरों के भी अकाउंट्स बनाए जाते हैं। आपको अगर मैं बात बताऊं, आपने कभी सुना है शिरडी मंदिर? शिरडी मंदिर है एक, शिरडी मंदिर में घोटाला हुआ था, आपको पता है वाली बात? शिरडी मंदिर के जो ट्रस्टी हैं, जो मंदिर का ट्रस्ट होता है, उसके जो ट्रस्टी हैं, उन्होंने पैसा चुरा लिया था मंदिर से। क्या आपने न्यूज़ सुनी है? नहीं सर, हमने नहीं सुनी। लाओ हम आपको न्यूज़ दिखाते हैं। ये देखो, शिरडी मंदिर फ्रॉड, शिरडी मंदिर फ्रॉड। अगर मैं आपको दिखाऊं तो उस पे फाइन भी लगा था। किधर आएगा ये? टाइम्स ऑफ इंडिया, हाँ यही है शायद। नेट धीरे क्यों चल रहा है? ये वायर खराब हो गई, सही कर रहा हूं ना इसको। एक सेकंड मेरे दोस्त, एक सेकंड। मोबाइल से चल रहा है क्या ये? हम बच्चे आपको दिखाते हैं रियल लाइफ का एग्जाम्पल। ये नेट को पता नहीं क्या हो गया, ये नेट को पता नहीं क्या हो गया। नेट को एक बार चलाते हैं, रुको।
इसको अगर हम आपको दिखाएं तो ये देखो खुल रही है अब शायद। ये देखो, शिरडी ट्रस्ट रिंग फ्रॉड, शिरडी मंदिर में फ्रॉड हुआ। देख रहे हो आप, यहां के ट्रस्टियों ने मंदिर के चढ़ावे वाले पैसे को अपने लिए यूज कर लिया। और दिखाता हूं मैं आपको, अगर कहीं और दिखा पाऊं तो। ये नेट नहीं चल रहा है जरा। बालाजी मंदिर फ्रॉड, आपको पता है बालाजी मंदिर है एक त्रिपुरा में, आंध्र प्रदेश में है शायद, वहां पे भी फ्रॉड हुआ। ये देखो, आंध्र प्रदेश में त्रिमुला बालाजी, ये देखो, यहां देखो क्या लिखा है, त्रिमुला बालाजी टेम्पल विड्रॉ 1300 करोड़ फ्रॉम यस बैंक। आपको पता है मंदिर के मालिक ने पैसे, मंदिर का जो ट्रस्टी होता है उसने पैसे विड्रॉ कर लिए, उसने पैसे विड्रॉ कर लिए थे, और पता है उसके ऊपर फाइन भी लगा था। तो इसलिए हमारे देश कहता है मंदिरों को भी अकाउंट्स बनाने पड़ेंगे। गुरुद्वारा बंगला साहिब के अकाउंट्स ये कैसे बनेंगे, ये हम एनपीओ अकाउंट्स में सीखेंगे। आप देख पा रहे हो, अलग अलग बिजनेसेस की, अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन के आपको अकाउंट्स बनाने हैं 12वीं में। कंपनी, आपने सुना है डोमिनोज, क्या डोमिनोज कंपनी है कि पार्टनरशिप फर्म है? डोमिनोज कंपनी है कि पार्टनरशिप फर्म है? डोमिनोज अगर मैं आपको बात बताऊं तो ये देखो, डोमिनोज कंपनी है कि पार्टनरशिप फर्म है? मजे की बात बताऊं ना, डोमिनोज कंपनी है ना पार्टनरशिप फर्म है सर? डोमिनोज ना कंपनी ना पार्टनरशिप फर्म, तो डोमिनोज है क्या? डोमिनोज तो केवल एक लोगो का नेम है, डोमिनोज तो कोई कंपनी का नेम ही नहीं है। क्या डोमिनोज की कंपनी का नेम जानना चाहोगे? तो डोमिनोज की कंपनी का नेम है जुबलीकेंट प्राइवेट लिमिटेड। आओ मैं आपको दिखाऊं, डोमिनोज कंपनी नेम। ये तो डोमिनोज तो एक लोगो है मेरे दोस्त, लोगो बस एक, ये ट्रेडमार्क लोगो होते ना, ये वो है। तो डोमिनोज की असली कंपनी का नाम ये है, जुबलीकेंट फूड वर्क्स लिमिटेड। ओ माय गॉड, ये तो हमें पता ही नहीं था। कभी भी डोमिनोज का बिल देखना, बिल का ऊपर जब डोमिनोज लिखा होता है तो नीचे लिखा होता है जुबलीकेंट फूड वर्क लिमिटेड। लाओ मैं दिखाऊं आपको, क्या डोमिनोज बिल दिखाऊं? क्या डोमिनोज बिल आ जाएंगे क्या? इमेजेस अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये देखो, ये डोमिनोज का ही तो बिल है ना। ये बड़ा कैसे होगा? बड़ा करूं, रुको मेरे दोस्त को मैं। ओपन इन न्यू टैब। नहीं, कैसे ओपन होगा? ये देखो दोस्त, ये देखो, क्या आपको ये दिख रहा है? जुबलीकेंट फूड वर्क लिमिटेड। डोमिनोज तो केवल एक ब्रांड का नेम है, ये कंपनी का नेम है जुबलीकेंट फूड वर्क लिमिटेड। तो पता है, हम आपके साथ यहाँ पे कंपनी के अकाउंट्स कैसे बनते हैं वो डिस्कस करेंगे। व्हाट इज शेड्यूल 3? शेड्यूल 3 क्या होता है? कंपनीज के ऊपर एप्लीकेबल होता है, उनकी बैलेंस शीट बनाने का तरीका अलग होता है। ये रिलायंस की बैलेंस शीट कैसे बनती है? रिलायंस एक कंपनी है। ये किंग फिशर की बैलेंस शीट कैसे बनती है? और बड़ी बड़ी कंपनी, जियो की बैलेंस शीट, वोडाफोन की बैलेंस शीट, सैमसंग की, एप्पल की, ये सब कंपनियां हैं, ये इनकी बैलेंस शीट कैसे बनती है ये हम यहाँ सीखेंगे। ठीक है,
इसमें बड़ी सारी बातें आएंगी, मार्केट में शेयर क्या होता है क्या नहीं होता। इसके बाद तीसरी बुक में हम पढ़ेंगे एनालिसिस। एनालिसिस होता है मेरे दोस्त, ये जो सेकंड बुक में आप कंपनी के अकाउंट्स बनाओगे, इसका एनालिसिस कैसे होता है। एनालिसिस मतलब इनको समझना। देखो, आज आप एक कंपनी का शेयर खरीदना चाहते हो, आपको पता है शेयर मार्केट होता है एक। शेयर खरीदना चाहते हो तो आप शेयर कैसे खरीदोगे, आप उसकी बैलेंस शीट को समझोगे, क्या इसकी बैलेंस शीट अच्छी है कि बुरी है, तो इसको समझने को कहते हैं एनालिसिस करना। तो एनालिसिस वाली बुक में हम एनालिसिस करेंगे, कैश फ्लो स्टेटमेंट, रेशियो एनालिसिस, कॉम्प्रिहेंसिव बैलेंस शीट, कंपैरेटिव बैलेंस शीट, ये सब की बातें करेंगे आपके साथ, ठीक है। हालांकि बता दूं, कोई भी मुश्किल नहीं है। नाम बड़े भयंकर लग रहे होंगे आपको, मेरे मुंह से कह रहे कि क्या बात है, एक तरफ से कह जा रहे इजी इजी है और ऐसे ऐसे नाम बोले जा रहे। नाम बड़े, दर्शन छोटे, बेकार है, इजी है एकदम, बहुत ही ज्यादा सिंपल है। बस आपको रेगुलरिटी मेंटेन करनी है, बस मेरे साथ। उसके अलावा जो दिक्कत आएगी मेरी दिक्कत है, मैं दिक्कत सॉल्व करूंगा, बस रेगुलरिटी रखना आपका काम है। बात समझ रहे? सर हम लोग सबसे पहले क्या शुरू करेंगे? देखो, सबसे पहले मेरे दोस्त जो हमें शुरू करनी चाहिए ना, वो पार्टनरशिप अकाउंट शुरू करनी चाहिए। ऐसा क्यों सर? देखो, पार्टनरशिप अकाउंट्स के अंदर आपके पास 6 चैप्टर है और ये 6 चैप्टर ना आपस में इंटरलिंक्ड है। तो सबसे पहले हम पार्टनरशिप पढ़ेंगे। हालांकि आपकी जो फर्स्ट बुक है उसमें पहला चैप्टर एनपीओ है, लेकिन एनपीओ ना कभी भी पहले मत पढ़ो, क्योंकि एनपीओ ना इकलौता चैप्टर है। उसको अगर आपने पहले पढ़ा तो आप भूल जाओगे पढ़ के, क्योंकि उसके बाद आपको पार्टनरशिप के 6 चैप्टर पढ़ने हैं। तो पहले पार्टनरशिप के 6 चैप्टर निपटा देंगे हम, उसके बाद वी विल मूव ऑन टू एनपीओ, देन कंपनी अकाउंट, देन एनालिसिस। ये हमने आपको कुछ सिलेबस की बातें बताई और अब हम आपके साथ, आपके लिए ज्यादा नहीं 10 मिनट की पढ़ाई और करेंगे और थोड़ा सा बस बेसिक जान लेते हैं कि हमें अब क्लास शुरू हो रही है। अब हमारी, अभी तक तो हम बातें ही कर रहे थे सिलेबस की, ये वो। अब हम अपनी क्लास शुरू करते हैं। तो 10 मिनट सीरियस नोट पे आप पढ़ेंगे मेरे साथ, उसके बाद हम अगली क्लास में चले जाएंगे आपके साथ। तो देखो मेरे दोस्त, हम आपको पढ़ा रहे हैं पार्टनरशिप अकाउंट्स। पार्टनरशिप अकाउंट्स, ठीक है। सबसे पहले मुझे सारे बच्चे बताएंगे कि पार्टनरशिप से क्या समझते हो, पार्टनरशिप से क्या होता है। व्हाट डू यू मीन बाय पार्टनरशिप? क्या ये क्रिकेट वाली पार्टनरशिप है जो ग्राउंड पे विराट कोहली और एमएस धोनी की होती है? कहते हैं 50 रन्स की पार्टनरशिप हो गई, क्या ये वो पार्टनरशिप है? पार्टनरशिप तो अलग होती है, जीवन साथी के साथ पार्टनरशिप अलग अलग पार्टनरशिप है ना, दोस्तों के साथ पार्टनरशिप। हम लोग जो आपके साथ पार्टनरशिप डिस्कस करेंगे वो करेंगे धंधे के कॉन्टेक्स्ट में, बिजनेस के कॉन्टेक्स्ट में। तो देखो मेरे दोस्त, अगर मैं कहूं आपके साथ एक व्यक्ति अकेला बिजनेस कर रहा है तो क्या ये पार्टनरशिप बिजनेस है? ऐसे बिजनेस को हम कहते हैं सोल प्रोप्राइटरशिप। सोल प्रोप्राइटरशिप, ये आपने पता है क्लास 11th में पढ़ लिया। क्लास 11th में जो आपने अकाउंट्स बनाए हैं ना, वो एक सोल प्रोप्राइटर के अकाउंट बनाया, मतलब कि बिजनेस का एक अकेला ओनर। जैसे कि आपके गली के नुक्कड़ पे एक दुकान है जहां पे आप अपना मैगी वैगी लेने जाते हैं, अपना फ्रूटी व्रूटी पीते हैं, पेप्सी कोक पीते हैं, उसका एक ही मालिक है। जब उसका एक ही मालिक है तो वो कैसा बिजनेस है? वो एक सोल प्रोप्राइटरशिप है। सोल मतलब सिंगल, प्रोप्राइटर मतलब ओनर, सिंगल ओनर है, वो था सोल प्रोप्राइटरशिप। अगर मैं कहूं एक अकेला थक जाएगा, एक अकेला थक जाएगा, मिलके हाथ बढ़ाना, साथी साथ निभाना, साथी साथ निभाना। एक अकेला थक जाएगा, तो एक अकेला थक जाएगा,
जब एक से ज़्यादा लोग मिलके बिजनेस करते हैं तो ऐसे बिजनेस को हम कहते हैं पार्टनरशिप बिजनेस। ओ, ऐसे बिजनेस को हम कहते हैं पार्टनरशिप बिजनेस। सर मैंने कहा हाँ सर, कितने लोग मिलके साथ में बिजनेस कर सकते हैं? सर ऐसे तो रिलायंस में कितने सारे मालिक हैं, क्या वो पार्टनरशिप है? ना, रिलायंस एक कंपनी है। तो सर पार्टनरशिप और रिलायंस में क्या फर्क है? रिलायंस में भी एक से ज्यादा लोग काम कर रहे हैं और पार्टनरशिप में भी एक से ज्यादा काम करते हैं। फर्क है। पार्टनरशिप की अगर मैं बात करूं तो पार्टनरशिप में ना मैक्सिमम 50 पार्टनर हो सकते हैं। ओ माय गॉड, पार्टनरशिप में मैक्सिमम कितने पार्टनर हो सकते हैं? 50 पार्टनर हो सकते हैं। मजे की बात क्या है, ये उंगलियां हिल रही हैं कितनी देखो, 5 मल्टीप्लाई कर दो 10 से, कितने पार्टनर हो सकते हैं दोस्त पार्टनरशिप में? 50 पार्टनर। क्या कोई बिजनेस ऐसा है जो 50 लोगों से ज्यादा भी काम करता है? रिलायंस। क्या आपको जानना है रिलायंस के कितने ओनर हैं? क्या जानना चाहते हो रिलायंस के कितने ओनर हैं? दिखाऊं मैं आपको? आओ देखिए रिलायंस के कितने ओनर हैं। शेयर होल्डर ऑफ रिलायंस इन नंबर्स। रिलायंस के कितने ओनर शेयर होल्डर हैं? तो रिलायंस के अप्रोक्सीमेटली अगर मैं बात करूं तो ये तो शेयर्स दिखा रहा है, शेयर होल्डर की बात करूं तो लगभग आप समझो कि 30 लाख ओनर हैं रिलायंस के। कहाँ गया दिखाते हैं दोस्त, एक सेकंड। ये है मनी कंट्रोल। रिलायंस के 50 पार्टनर ओनर नहीं है, हजारों लाखों ओनर हैं रिलायंस के। अभी दिखाते हैं हम आपको कितने हैं। फिक्स तो मुझे भी आई थिंक याद नहीं है, लगभग ये देखो मेरे दोस्त, ये देखो, ये जो सारे आप देख रहे हो ना नेम, दिव्यांशिया कमर्शियलिया LLP, मुकेश धीरू भाई अंबानी, नीता मुकेश अंबानी, ये सारे ओनर्स हैं। और ऐसे लंबे चौड़े बहुत लाखों ओनर है मेरे दोस्त, लाखों ओनर। तो क्या ये पार्टनरशिप है? नहीं, पार्टनरशिप में तो मैक्सिमम 50 ओनर हो सकते हैं। तो ये एक कंपनी है। तो जब एक बिजनेस 50 से भी ज्यादा ओनर का होता है तो वो क्या बन जाता है? मोर देन 50 ओनर। तो फिर वो कंपनी बिजनेस हो जाता है, कंपनी बिजनेस हो जाता है। तो ऐसे बिजनेस की अकाउंट्स कैसे बनाएंगे? तो आप मेरी बात समझना, 11वीं में तो एक ही बंदे की कैपिटल होती थी, पार्टनरशिप में एक से ज्यादा बंदों की कैपिटल होगी, कंपनी में देखो कितने बंदों की कैपिटल होगी। तो अलग अलग टाइप से अलग अलग अकाउंट्स बनाने हैं हमें, ठीक है। हम लोग आपके साथ डिस्कस कर रहे हैं पार्टनरशिप। तो पार्टनरशिप में मेरे दोस्त आप देखो एक से ज्यादा ओनर होंगे, ये तो बात पक्की है। मोर देन 1 ओनर होगा, मोर देन 1 ओनर। और मैक्सिमम कितने होंगे? तो मैक्सिमम मेरे दोस्त होंगे 50 ओनर, 50 ओनर होंगे मैक्सिमम, मैक्सिमम होंगे 50 ओनर, ठीक है। अच्छा अगर मैं बात करूं 2 पार्टनर हैं, ठीक है, 2 पार्टनर हैं। क्या वो देखते हो तारक मेहता का उल्टा चश्मा? एक सीरियल आता है तारक मेहता का उल्टा चश्मा, तो उसके 2 कैरेक्टर हैं, एक तो है जेठालाल और एक हम ले लेते हैं भिंडी मास्टर। भिंडी मास्टर, आप कहोगे क्या गजब का नेम है सीरियल के अंदर। हाँ भाई हाँ, यही नाम है। ये 2 पार्टनर हैं जेठालाल और भिंडी मास्टर, ये ट्यूशन टीचर हैं।
अब आप लोग मुझे मत बुलाने लगना भिंडी विंडी टीचर। मैं कोई ऐसा वैसा टीचर नहीं हूँ भिंडी विंडी टीचर वाला, मैं नॉर्मल टीचर हूँ, सीधा सीधा अपना। अच्छा देखो, तो ये देखो जेठालाल और भिंडी मास्टर, तो ये दोनों मैंने मान लो बिजनेस शुरू किया, ठीक है। अब बिजनेस में प्रॉफिट हुआ 1 लाख रुपए का। अब पता है जेठालाल कितना रखेगा और भिंडी मास्टर कितना रखेगा? जेठालाल कितना रखेगा और भिंडी मास्टर कितना रखेगा? तो पता है जब भी बिजनेस शुरू होता है तो ये लोग तय कर लेते हैं कि जेठालाल कितना रखेगा, भिंडी मास्टर कितना रखेगा, ये लोग तय कर लेते हैं कितना रखेंगे। तो मान लो इन लोग ने तय कर लिया कि हम लोग 50-50% रखेंगे। कितना कितना रखेंगे? 50-50% रखेंगे, ठीक है। और मैं आपको बताऊं ये लोग तय करते हैं ना, कल को ऐसा नहीं हो सकता कि बाद में जाके लड़ाइयां हो जाएं। आज जेठालाल कहता है मैं 50% रखूंगा, भिंडी मास्टर कहता है मैं 50% रखूंगा। कल को थोड़े टाइम बाद जाके लड़ाइयां हो जाती हैं। भिंडी मास्टर कहता है ना 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 मैं 70 रखूंगा, तू कुछ आता जाता है नहीं ऑफिस के अंदर, सारे काम मैं करूं, तू कैसे 50 रख रहा है, तू 30 रखेगा मैं 70 रखूंगा। तो क्या आगे जाके डिस्प्यूट्स हो सकते हैं? देखो आपसे ज्यादा इसको कौन जानेगा। जब शुरू होता है नया नया तो बड़ा अच्छा होता है, लेकिन धीरे धीरे टाइम के साथ साथ चीजें बदल जाती हैं, इंसान बदल जाता है, व्यक्तित्व बदल जाता है, उसका देखने का नजरिया बदल जाता है टाइम के साथ साथ। तो टाइम के साथ साथ डिस्प्यूट भी होते हैं, डिस्प्यूट भी बढ़ते हैं। अब आप समझ रहे होंगे मैं किस ओर इशारा कर रहा हूं, डिस्प्यूट भी बढ़ते हैं टाइम के साथ साथ, ठीक है। तो अगर मैं बात करूं तो इस डिस्प्यूट को सॉल्व करने के लिए ये लोग पता है क्या करते हैं, एक गवर्नमेंट के पास जाते हैं, गवर्नमेंट के पास जाते हैं, गवर्नमेंट से कहते हैं देखो गवर्नमेंट हम लोग एक बिजनेस शुरू कर रहे हैं। एक पेपर होता है, उस पेपर पे ऐसे लिखते हैं गवर्नमेंट हम एक बिजनेस शुरू कर रहे हैं, इस बिजनेस में मैं एक पार्टनर हूं जेठालाल और एक पार्टनर है मेरा दोस्त भिंडी मास्टर। ये मैं 50% रखूंगा, ये भी 50% रखेगा, ठीक है। आप इस पे अपने साइन कर दो, तो गवर्नमेंट इस पे अपनी साइन कर देती है, ठीक है। इसको कहते हैं गवर्नमेंट ने स्टैंप मार दी। इस पेपर पे जब गवर्नमेंट की स्टैंप लग जाती है तो ये पेपर हो जाता है स्टैंप पेपर। और पता है ये नॉर्मल पेपर नहीं रहता, अब इसको हम कहते हैं डीड। डीड मतलब पता है क्या होता है? एक रिटन डॉक्यूमेंट, जिसके ऊपर दोनों पार्टनर्स एग्री कर जाते हैं कि तू इतना रखेगा और मैं इतना रखूंगा। दोनों पार्टनर एग्री कर गए कि तेरा इतना होगा मेरा इतना होगा, कोई ना झगड़ने की बात ना हो। हालांकि पार्टनरशिप ओरल भी शुरू हो सकती है, लेकिन ये डॉक्यूमेंट बनाना अच्छा रहता है अगर आप ये बनाते हैं तो, क्योंकि ये बनाने से आपका फायदे हैं। कल को डिस्प्यूट आएंगे तो ये डॉक्यूमेंट कोर्ट में जाएगा, कोर्ट वाला इंसाफ कर देगा, कहेगा कोर्ट ने कहेगा पहले आप लोग ने ये तय कर रखा है तो फ्यूचर में भी यही चलेगा। हालांकि ये पेपर चेंज भी हो जाता है, हम इसकी बात बाद में करेंगे, ठीक है। तो अगली क्लास में मिलते हैं मेरे दोस्त। आज के लिए हम बस इतना ही करेंगे आपके साथ। बेसिक कुछ बताना था मुझे तो मैंने आपके साथ आज बेसिक डिस्कस किया। अगली क्लास में मिलते हैं आपके साथ और नई कॉन्सेप्ट्स के साथ। तो तब तक के लिए बाय बाय, सी यू, टेक केयर, ख्याल रखिए अपना कोरोना वायरस में और अपने पेरेंट्स का भी